चाय ले लें, बड़ा ज़रूरी है सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए रिव्यू करना है। पियेंगे भाई चाय? शेक पियेंगे? कौन सा? वो वासलाम 2 चाय कर दें बस। 230 रुपए की होगी है जी सर, 230 लीटर पेट्रोल के साथ ही कर दी है। पेट्रोल बिल बढ़ने लगा सर। तुसी भी बढ़ा देनी, तुसी गड़ी रोकनी है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैंने देखा आप लोग काफ़ी कंजूसी दिखाते हैं, रिव्यूज़ देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो ओशान X7 है। चंगान की ये प्रोडक्ट है। चंगान पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 3-4 साल से आपको सड़कों पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मास्टर मोटर चंगान को ओन करता है पाकिस्तान में। ये JV है बेसिकली, चाइनीज़ कॉर्पोरेट और पाकिस्तानी कंपनी मास्टर मोटर का। मास्टर मोटर जो है वो 2002 में कायम की गई थी। इनिशियली जो है उसमें ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियाँ थी, जैसे मास्टर यूटोंग भी आप देखते हैं। 2018 में चंगान का और मास्टर मोटर का जो है JV हुआ था। सबसे पहली प्रोडक्ट जो ये मार्केट में लेके आए थे वो चंगान कारवां था, जो कि आप अगर मोटरवे पे ट्रैवल करें तो आपको बहुत एक्सटेंसिवली नज़र आता है। उसके बाद यूज़र मार्केट के लिए या आम कंज्यूमर मार्केट के लिए जो पहली प्रोडक्ट है वो पिछले साल चंगान L-Twin थी। और इस साल जनवरी में जो है ओशान X7 को स्पॉट किया गया था। फरवरी में इसको अनवेल किया गया था और मार्च में हम आप लोगों के लिए इसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए थे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज के रिव्यू में रिपीटेटिव ना हो वो चीज़ें जो हमने आपको एक्सटीरियर इंटीरियर की डिटेल बता दी थी, वो मैं आपको ज़रा जल्दी से बता दूंगा। ऊपर से गर्मी भी बहुत है, हबस बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए रिव्यू बनाना था इसलिए मैंने कहा कि इसको फाइनली आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू विदाउट एनी डिले। गाड़ी की अगर फ्रंट की बात करें तो बहुत एग्रेसिव है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है गाड़ी की फ्रंट ग्रिल का है, जिसको कंपनी जो है वो सर्ज फ्लो ग्रिल कहती है। बेसिकली ये समंदर के लहरों से इंस्पायर्ड बनी हुई है ग्रिल और आपको ऐसे लगता है जैसे ये वेव्स जा रही हैं। उसके अलावा इसमें मल्टी टीयर जो है इसकी हेडलैम्प्स हैं। ये ऊपर वाले जो ये DRLs हैं और उसके साथ इसमें जो है मैट्रिक्स LEDs इंडिकेटर्स हैं। नीचे जो है ये बाय प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं, गाड़ी के ये मेन हेडलैम्प्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे सामने आपको रेडार नज़र आ जाता है। रेडार जो है ये इसके बेसिकली गाड़ी के 2 वेरिएंट आते हैं, एक कंफर्ट एक फ्यूचर सेंस। हम जिसका आज रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन फ्यूचर सेंस है और इसके अंदर ये रेडार भी आता है और इसकी फंक्शनैलिटी जो है हम आपको अंदर चल के बताएंगे। इसके अलावा आप अगर ये देख सकते हैं कि ये रेड एक्सेंट है, ये आपको पूरी गाड़ी के अंदर ये सामने फ्रंट पे भी है, साइड पे भी मिलेगा, जो कि बहुत स्पोर्टी टच देता है। साइड पे आ जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 19 इंच टर्बाइन स्टाइल के जो व्हील्स हैं वो नोटिस करेंगे। मेरा ख्याल है कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में जो इस इंजन साइज़ और इस कैटेगरी में आती है वो इतना बड़ा रिम नहीं देती और मेरा ये ख्याल था इस गाड़ी की ड्राइव को ज़रा डिस्टर्ब करेगी, बट वो ड्राइव में चल के बताऊंगा आपको। तो इसके अलावा फ्रंट बम्पर में जो रेड एक्सेंट है उसके नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, 2 फ्रंट पे हैं, 4 रेयर में हैं। अब अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखें तो ये गाड़ी जो है सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो C+ जो है क्रॉसओवर या SUV सेगमेंट में आती है। अब इससे जो कंपैरेटर हैं उनके साथ कंपैरिजन या साइज़ वाइज अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ह्यूज है। जैसे मैं पहले भी फर्स्ट लुक में बता चुका हूँ कि अगर इस गाड़ी की चौड़ाई की बात करेंगे तो ये फॉर्च्यूनर जो है वो जो D कैटेगरी में आता है, इससे बड़ी कैटेगरी बनती है, उससे चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में थोड़ा सा कम है। और इसकी जो ओवरऑल प्रेजेंस है मैं हमेशा देखता हूँ तस्वीर में या वीडियो में उतनी नहीं आती जितनी आपको फिजिकली सामने खड़ी हुई ये गाड़ी एक जो है ना एक बड़ी सी लुक देती है। खैर आगे चलते हैं। अगर आप साइड पे नोटिस करें तो सबसे पहले आपको ये साइड व्यू मिरर के अंदर कैमरा माउंटेड नज़र आएगा, बिकॉज गाड़ी के अंदर 360 जो है वो कैमरास लगे हुए हैं, LED टर्न सिग्नल दिया गया है। अगेन साइड पे वो रेड एक्सेंट जो मैंने आपको बताया था गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने के लिए ऑल इन ऑल जा रहा है। बॉडी कलर के जो डोर हैंडल्स हैं और ये ऊपर रूफ रेल जो जा रहा है इसको एक स्टील SS कलर की जो है ना वो ट्रीटमेंट दी गई है। अगेन वो गाड़ी की जो पूरी बल्कि लुक है उसमें एडिशन दे रहा है। गाड़ी क्योंकि इसमें 7 सीटर वेरिएंट भी आता है और उसकी साइज़ मैंने आपको बताया लेंथ काफ़ी बड़ी है और आपको जब ये सामने खड़ी होती है तो एक बड़ी जो कहते हैं ना एक ग्रैंड सी फीलिंग देती है। शार्क फिन एंटीना है पाकिस्तान में गाड़ी की कामयाबी की ज़मानत। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो है ना पियानो ब्लैक, सिल्वर और जो बॉडी कलर है वो 3 का कम्बिनेशन मिलेगा। जो भी गाड़ी का कलर होगा उसके साथ आपको ये पियानो ब्लैक जो है आपके साथ शीशों के अंदर या काफ़ी जगह आपके ऊपर आपको पियानो ब्लैक मिलेगा। या ये जो रूफ रेल्स मैंने आपको बताया था कि सिल्वर कलर में है, अगेन जो एंटीना है वो भी पियानो ब्लैक कलर में है। रेयर एंड की तरफ आ जाए तो गाड़ी का जो रेयर एंड है ना वो मुझे फ्रंट से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इतना एग्रेसिव नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इसको खूबसूरत बनाते हैं। अगर इसकी पिछली LEDs की बात की जाए जो ऑल इन ऑल चलती है लाइन में, ये बहुत खूबसूरत है। इसके जो नीचे एग्जॉस्ट के टिप्स हैं ये फेक है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जो बम्पर की शेप है जो इसके डिफ्यूज़र बम्पर है या फिर इसका जो बोनलेस स्टाइल का जो छोटा सा वाइपर दिया गया है, ये पूरी जो गाड़ी की एक पीछे की लुक है ना उसको एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना एक कॉम्प्रीहेंसिव फील देता है, एक अच्छा क्लोजर देता है। एग्जॉस्ट टिप्स का जो है ना काम फिर भी अगेन बेहतर हो सकता था।
इसके अलावा इसमें ऑटो टेल गेट दिया गया है और इसकी जो बूट की कैपेसिटी है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। मेरा ख्याल है इस कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ी बूट है, इसकी 1407 लीटर की कैपेसिटी है और मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है। अगर आपको और भी सामान रखना है तो आप इन अगली दोनों सीटों को भी लिटा कर मज़ीद सामान रख सकते हैं। याद रहे ये फ्यूचर सेंस वेरिएंट है तो इसमें 5 सीट्स हैं, इसलिए इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है। जो इसका कंफर्ट वेरिएंट है जिसमें 7 सीटर वेरिएंट आता है उसकी जब आप सीट्स निकाल लेते हैं तो इतनी स्पेस नहीं रहती। तो ओवरऑल अगर मैं लुक्स की बात करूं गाड़ी की तो लुक्स में तो गाड़ी बड़ी बेहतरीन है। उसकी जो चौड़ाई है मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंस रोड पे बहुत अच्छी है और इसकी जो एलईडी पिछली एलईडी की जो कम्बिनेशन है ना ये भी यहाँ पे इस टाइम पे दिन के टाइम आपको नज़र नहीं आ सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में आपको रात के शॉट्स भी दिखा दें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ये पीछे से। सो अब गाड़ी की जो कैपेसिटी टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की चाबी के बारे में बता सकूँ। इसमें कीलेस एंट्री है, स्मार्ट एंट्री है, बल्कि ऑटो स्टार्ट का फंक्शन भी है। सो अगर आप कभी गर्मी में कहीं खड़े और आप गाड़ी को रिमोट से स्टार्ट करना चाहते हो तो रिमोट से स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो सीटिंग कैपेसिटी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेयर सीट पे बैठते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके रेयर सीट की जो कैपेसिटी है वो कोई इशू होगा, बिकॉज अगेन मेरे तजुर्बे से मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग व्हील गाड़ी जैसे होती है उस तरह है। और इसका जो पिछली सीट है ना, सो पिछली सीट पे जो एंट्री एग्जिट है वो तो बहुत ही ईजी है, मतलब हेड स्पेस भी काफ़ी है और लेग स्पेस जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह एक लॉन्ग व्हील लिमोजिन होती है तो पीछे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब अगली सीट फुल पीछे करने के बाद भी इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई है। और जो पिछली सीट का कम्फर्ट है, क्योंकि इसमें गाड़ी की जो सीट्स हैं वो फॉल लेदर जिसको आर्टिफिशियल लेदर कहते हैं उसकी हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट फोमिंग है और आपको बैठ के बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आती है। इसके अलावा जो पिछली सीट है इसको आप अपनी मर्ज़ी से टिल्ट भी कर सकते हैं तो पिछला पैसेंजर जो है वो काफ़ी आराम से बैठ सकता है। सेंटर आर्म रेस्ट भी मौजूद है। सो अगर 2 बंदे पिछली सीट पे बैठने तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सेंटर वाला जो सीट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं रखी गई, इसलिए अगर आपने 3 बंदे भी पिछली सीट पे बिठाने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और लॉन्गर जर्नी पे भी हमने इसके ऊपर 5 बंदे बिठा के चेक किए, बड़े आराम से कंफर्टेबली जो है 5 के 5 लोग इसमें ट्रैवल किए। सो अगली सीट पे भी हेडरूम बहुत ज़्यादा है, लेग रूम मैंने फुल अभी पीछे की हुई है और 6 वेज की ऑटोमेटिक सीट्स हैं, अगली दोनों लेदर सीट्स हैं। दरवाज़ों के ऊपर भी लेदर की पैडिंग जो है अगेन इट्स आर्टिफिशियल लेदर, बट उसकी जो एक प्रीमियम लुक आती है वो बहुत अच्छी है। पियानो ब्लैक, सिल्वर एंड डार्क ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो है। इंटीरियर कलर के ऊपर जो मेरा एतराज़ है वो मैंने पहले भी रिकॉर्ड कराया था, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो इंटीरियर का कलर है प्रैक्टिकली वो पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिहाज से मुझे लगता है कि इतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली उस सेंस में नहीं है कि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है और उसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अभी इस गाड़ी को तकरीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलाया है और इसके अंदर आप कई जगहों पर देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर, छत के ऊपर जहाँ पे ये कलर है वाइट की वजह से ना थोड़े निशान पड़ गए हैं। खैर वो तो गाड़ी की मेंटेनेंस में आ जाएगा। बाकी हम इसकी ड्राइव के ऊपर चलते हैं या मैं आपको इंटीरियर का बताता हूँ, लेकिन एसी चला के बताता हूँ, बहुत गर्मी है तो अंदर आ जाए मेरे साथ। सो गाड़ी का जो मीटर ये 7 इंच का डिजिटल एलईडी क्लस्टर है और ये आपको तमाम जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको ये आरपीएम दे रहा है, यहाँ पे ये आपके जो है स्पीड शो कर रहा है, यहाँ पे आपके क्रूज़ कंट्रोल की जो स्पीड लगी होती है वो शो कर रहा है, ओडोमीटर आ गया, यहाँ पे आपका डिस्टेंस टू एंड आ गया कि इस फ्यूल में कितना गाड़ी किलोमीटर चलेगी। ये आपके मोड बता रहा है कि गाड़ी कौन से मोड में है, इसका आप मोड नॉर्मल कर लिया। जो इसकी नेविगेशन है ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो रडार है उसकी ऑप्शन है। इसके अलावा ये आपका TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये चारों टायरों के टेम्परेचर भी बता रहा है, उनके अंदर कितना जो हवा है वो भी बता रहा है। इसी तरह ट्रिप मीटर आ गया। फिर आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है वो 10 के करीब अभी दे रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया सिटी में इतनी देती है। फिर इंस्टेंट फ्यूल एवरेज है। फिर लास्ट जो है 50 किलोमीटर में 9.7 लीटर पर 100 किलोमीटर, 11-11.5 की एवरेज ये बनती है। और एक एक्सटीरियर टेम्परेचर, टाइम, तो ये तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको इस क्लस्टर में मिलती है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूं। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि उनकी गाड़ी में अगर पुश स्टार्ट है और चलते हुए गलती से अगर बच्चा दबा दे, इस केस में खैर बच्चा नहीं दबा सकता बिकॉज इसका जो पुश स्टार्ट है वो राइट साइड पे प्लेस किया गया है, बट अक्सर गाड़ियों में लेफ्ट साइड पे भी होता है और यहाँ से पैसेंजर बैठे हुए अगर दबा दे तो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है, चल रही है, आप इस पुश स्टार्ट को दबाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ओनली जब आपकी गाड़ी पार्क में है तब आप इसको, या न्यूट्रल में है तब करेंगे। अगर आप इसको ड्राइव में डाल के या किसी भी गियर में जाते हुए दबाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो गाड़ी का जो इंजन है ये 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है, जिसको ब्लू कोर इंजन ये कहते हैं। i4 इनकी जनरेशन है, यूरो 6 कंप्लाइंट इंजन है। और मेरा ये ख्याल था कि इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी के लिए जो ये 1.5 टर्बो है ना ये बहुत छोटा इंजन है, और मुझे ये ऐसा लगता था कि जितने चाइनीज़ प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कोई एक ही इंजन पकड़ा हुआ और ये तमाम गाड़ियों में डाल देते हैं। बट हेयर आई वाज प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले मैंने MG भी चलाई है, ग्लोरी 580 भी चलाई है, और इस गाड़ी के जो इंजन की परफॉर्मेंस है
वो आउट परफॉर्म करती है मेरा ख्याल है जितने भी और वेरिएंट्स मार्केट में 1.5 टर्बो मौजूद हैं। हालांकि इसका साइज़ भी उन सबसे बड़ा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर हम कैटेगरी वाइज प्लेस करें ना, तो जो ABC पढ़ी लिखी जो कैटेगरी होती है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आम आदमी को शायद नहीं समझ आती, तो ये C+ सेगमेंट की जो क्रॉस ओवर है। अगर मैं बात करूँ तो C में और क्या क्या आता है, स्पोर्टेज आती है, टूसो आती है, और लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो C+ होने की वजह से ये करीब है D कैटेगरी की गाड़ियों की। D कैटेगरी में सोरेंटो है या फिर फॉर्च्यूनर आ जाता है। सो अगर आप इसकी वैसे कैटेगरी वाइज प्लेसमेंट करें और प्राइस वाइज देखें तो ये क्लोज है अपनी। अगर हम इसमें दिखाएंगे C कैटेगरी के अंदर स्पोर्टेज, टूसो, उनके जो फ्रंट व्हील बल्कि ऑल व्हील वेरिएंट जो है उनके करीब ही है ये गाड़ी। लेकिन अगर आप साइज़ वाइज देखेंगे, यूटिलिटी वाइज देखेंगे, और अभी मैं आपको इसके परफॉर्मेंस वगैरह बताऊंगा, तो ये D कैटेगरी की गाड़ी है जो कि काफ़ी बड़े इंजन की गाड़ी हैं, उनके साथ भी टक्कर ले रही है उस लिहाज से अगर देखा जाए। तो इसका जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 185 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत इंप्रेसिव फिगर्स हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फिगर्स एक तो कहने के होते हैं और एक प्रैक्टिकली उसको चला के देखने के होते हैं। तो अगर आप गाड़ी के मोबाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो ओशान X7 का जो 1.5 लीटर इंजन है टर्बो चार्ज, इसके लिए शेवरॉन जो है वो रिकमेंड करता है, हेवोलिन का एक नया फार्मूला है सिंथेटिक 5W30, लिंक मैं लगा दूंगा साथ डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा भी अगर आप शेवरॉन की कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी मोबाइल या कोई भी लिब्रिकेंट, तो पार्क व्हील ऑटो स्टोर पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो विजन वाइज देखा जाए तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ये जो पिलर है ना, ये कभी खास तौर पे अगर आपने राउंड अबाउट्स पे या ऐसी जगह पे जाना है ना, तो वहाँ पे ये पिलर जो है थोड़ा विजिबिलिटी ब्लॉक करता है। आजकल के ज़माने में वैसे गर्मी में सबसे पहले जो है ना ड्राइविंग टेस्ट के अंदर AC का टेस्ट होना चाहिए, और ये गाड़ी जो है इसका AC बड़ा इंप्रेसिव है। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, और सेंट्रल का जो कंसोल है इसमें बड़े मॉडर्न टच पैनल इन्होंने लगाया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और AC की सेटिंग जो है इसमें सिंगल बटन से मैक्स की ऑप्शन भी है। पहले मैं सोचता था कि क्यों है ये, बट आजकल की गर्मी में जब आप गाड़ी में बैठते हैं और एक गाड़ी जल रही होती है तो आप इस मैक्स के बटन को दबा के मैक्सिमम स्पीड पे AC को चला सकते हैं। और विद इन नो टाइम मैंने इस गाड़ी को कई दफ़ा बहुत ज़्यादा धूप में भी खड़ा किया है, स्टीयरिंग तप रहा होता है, लेकिन इसकी जो AC की परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। ख़ास तौर पे मैं तो क्योंकि गाड़ी अगली सीट पे ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन पिछले वाली सीट के लिए भी पीछे AC के जो है फैन दिए गए हैं। और मेरे साथ जो भी दोस्त ट्रैवल किए हैं, जिन्होंने भी मेरे साथ घूमे फिरे हैं, सब ने इस बात पे जिसे कहते हैं एनॉनिमसली वोट किया कि इसका AC जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। एक और चीज़ जो गाड़ी में बड़ी स्मार्ट है वो मैंने नोटिस की विद टाइम, जब मेरा फ़ोन इससे कनेक्टेड होता है और अभी लेट्स से अगर मैंने इसे AC को फुल आवाज़ की हुई है तो आपको कैमरे के अंदर भी ये आवाज़ आ रही है। जो ही कोई फ़ोन कॉल आती है या कोई आपकी जब ब्लूटूथ पे फ़ोन कनेक्टेड होता है कॉल आती है या आप फ़ोन कॉल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको ना ब्लोअर को लो कर देता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी स्मार्ट चीज़ है। दूसरा, गाड़ी के अंदर पैनोरामिक रूफ जो है वो बड़ी, एक तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो कई गाड़ियों में था कि वो यहाँ पे खुल के बंद हो जाती है, यहाँ तक खुलती है, बट इसकी जो पैनोरामिक है वो काफ़ी पीछे तक जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, जिसको पाकिस्तान में लोग खाली इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो बेसिकली इसमें आप गाड़ी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो भी आपको स्क्रीन में मिल रही है। यहाँ पे जो सेटिंग्स का टैब है व्हीकल सेटिंग्स का, उसमें जाके आप काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर वॉशिंग मोड भी है, आप इसकी शीशों को भी नीचे कर सकते हैं। वॉशिंग मोड में सारे इसके जो है ना साइड वाले मिरर्स भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ज़्यादा सेटिंग है, मतलब आप इस गाड़ी के साथ घंटों लगा सकते हैं कि इसकी हेडलाइट जो हैं वो किस टाइम काम करें, और भी बहुत से फंक्शन है जो कि आप व्हीकल सेटिंग में जाके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर एक डायग्नोस्टिक भी है गाड़ी का, कि गाड़ी के अपने जो सारे फंक्शन है वो उसको सेल्फ डायग्नोस्टिक भी इसके अंदर रन कर लेती है। बाकी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ईजी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ईजी है, और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अक्सर मुझे लोकल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जब आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो अगले वाले बंदे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती। इसके केस में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वरना अगर मुझे लोग बताते हैं मैं आपको बिल्कुल बताया था। इसके अलावा आपके जो गाड़ी के वेरियस फंक्शन है उसकी सेटिंग्स इसके अंदर है, और आपने फ़ोन को भी आप इसके अंदर मिरर कर सकते हैं। ये कार ऑटो की ऐप है, ये मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर दिया, और इसके बाद आप अपने फ़ोन को रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं इसके साथ, और जो है वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। वायर कनेक्टिविटी के लिए आर्मरेस्ट के अंदर यहाँ पे आपको 2 कनेक्शन दिए हुए इन्होंने, एक जो है 2 USB कनेक्शंस हैं और एक आपके पास चार्जर लगाने की जगह, और आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी भी है। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं आ सकती, बट एक छोटा जार या इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। सीटों की जो सबसे ज़्यादा मज़े की जो चीज़ मुझे लगती है ना गाड़ी में, वो सीटों की कुशनिंग है। वो बड़ी वेलकमिंग सी है। आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी आपको थकाती नहीं है, बल्कि आपका दिल करता है कि आप आराम से बैठे रहें। और ख़ास तौर पर जो आपके यहाँ पे दोनों आर्मरेस्ट है ना, एक इस दरवाजे के अंदर और एक सेंटर आर्मरेस्ट, इसकी पोजीशन ऐसी कि ड्राइवर जो है वो बड़ा कंफर्टेबली गाड़ी में रहता है। और मैंने इस गाड़ी को तकरीबन मेरा ख्याल है एक स्ट्रेच के ऊपर एक दिन में
1100-1200 किलोमीटर भी चलाया है, बट इसने बिल्कुल मुझे नहीं थकाया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये भी एक पैरामीटर मैंने एक पर्सनल सेट किया हुआ है कि गाड़ी की जो कंफर्ट का ना वो ये है कि अगर आप इस पर लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ तो गाड़ी आपको थकाए ना। तो जो इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स मैं देख रहा था, और ये जो इसके 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 185 हॉर्स पावर है, मैं हमेशा कहता था कि ये फिगर जो है ना मेरे दिमाग में कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन मैं गाड़ी को खुद फिजिकली चला के देखना चाहता हूँ कि वो क्या परफॉर्म करती है, कैसे करती है। और इसके साइज़ को लेके मुझे बड़ी अप्रीहेंशन थी कि शायद ये गाड़ी परफॉर्म नहीं करेगी, बट टू माई सरप्राइज इस गाड़ी की जो मतलब इसकी रिस्पॉन्स है ना थ्रॉटल पे, ये देखें आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है, इसमें कहीं वो लैग नहीं आता। मुझे अच्छी तरह याद है मैं जब MG का कर रहा था टेस्ट, तो मैंने उसका जब टर्बो का जो स्पूल था ना वो थोड़ा लैग से आता था, और उस गाड़ी की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी और एक जो फील थी ना वो बड़ी हार्ड आती थी जब आप उसको चलाते थे। तो मैंने एक दो लोगों से बोला बात की, उन्होंने कहा जी आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये टर्बो गाड़ी है और ये वो। मैंने कहा मैं पहली बारी तो टर्बो नहीं चला रहा, और मेरे उस पॉइंट को ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल सही प्रूव करती है। ये गाड़ी की जो ड्राइव है वो बहुत ही स्मूथ है। 19 इंच के व्हील के बावजूद अगर आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको व्हील की कोई आवाज़ नहीं आएगी। चाय ले ली जाए, मेरा ख्याल है फ्यूल तो महंगा हो ही गया, साथ साथ चाय भी बड़ी महंगी हो गई है, ऊपर से ये स्पॉन्सरशिप कोई नहीं देते मैकडॉनल्ड्स वाले। तो ये फंक्शन एक और भी है कि इसके चारों जो शीशे हैं वो ऑटो हैं, और इसमें सेंसर हैं, वैसे सारी गाड़ी में होता है, आप हाथ आगे रख लें तो बंद नहीं होगा। बट इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है, साथ हॉर्न भी बजाती है आपको, ये देखें इन्फॉर्मेशन दे रही है, देखें अभी दोबारा आएगा फिर हॉर्न बजाएगी। सो अगर आपके बच्चे गाड़ी से छेड़खानी कर रहे हैं और आप कहीं उतरे हो तो ये आपको बताती है, आपसे बातें करती है, पंजाबी में कहते हैं गल्ला कर दी। इसकी जो सस्पेंशन है उसका जो है ना, एक हमेशा मैं बात करता हूँ कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंफर्ट एंड हैंडलिंग। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है ना, इसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अभी मैं इसको जानबूझ के कैट आइस के ऊपर से गुजार रहा हूँ, बट एक जो इसको आपको इसकी सस्पेंशन का एक रिस्पॉन्स मिलता है ना वो बड़ा स्मूथ है, कोई नैगिंग साउंड नहीं आती, गाड़ी ढक ढक जो है ना सड़कों पर नहीं लगती। जबकि इस व्हील बेस के साथ मेरा ख्याल है, अगेन जब हम साइज़ कैटेगरी की बात कर रहे थे तो 19 इंच का इस गाड़ी के अंदर व्हील है, और इसका व्हील बेस अपनी कैटेगरी के जितने भी गाड़ियाँ हैं उन सबसे ज़्यादा है। मैं जानबूझ के इसको खड्डे मारूंगा, ये देखें खड्डे के अंदर जिसका रिस्पॉन्स है वो बड़ा स्मूथ है, बड़ा सॉफ्ट है, जो कि मेरे ख्याल से सिटी ड्राइविंग में 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया कि कंफर्ट है, हीटेड कोल्ड सीट। अब पाकिस्तान में तो वेंटिलेटेड सीट जो है ना वो इस टाइम पे गर्मी के अंदर अगर आप चला लें इसको तो क्या मज़ा ही आ जाए वो। तो ये तमाम चीज़ें मिल के जो ना गाड़ी की जो यूजेबिलिटी को बड़ा अच्छा बना देती हैं। इसके दो फंक्शन जो कि अगेन इससे रिलेटेड ही हैं, एक डाउन हिल असिस्ट है और हिल स्टार्ट असिस्ट है। सो हम वो चेक कर लेते हैं। ये हमारे दफ्तर के करीब एक प्लाजा है, इसकी हम ऊपर जाते हुए चेक कर लेते हैं। सो अब ये हिल स्टार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ गाड़ी को, तो पहले होता ये था कि आप इस तरह गाड़ी ऊपर चढ़ी है, आप इसको रोकते थे तो वो पीछे जाना शुरू हो जाती थी। अब इसके केस में मैंने गाड़ी को छोड़ दिया है, ये आपके सामने गाड़ी रुकी हुई है, अभी पीछे गाड़ी है, और इसको मैंने 2 दफ़ा दबाया तो ये हिल स्टार्ट असिस्ट आगे गाड़ी रुक गई। अब मैंने इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं ऊपर आ गया। सो इसका 360 व्यू जो है वो बहुत कुछ ऑप्टिमल नहीं है, बहुत गुजारा लायक है। इसके जो व्यू के अंदर कलर है ना वो कोई इतना रियल टाइम नहीं है, और अगर आप किसी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी से इसको कंपेयर करेंगे जो कि कई इंपोर्टेड गाड़ी में आता है तो उससे थोड़ा ब्लो पार होगा। लेकिन अगर लोकली CKD गाड़ियों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो अपना काम भी पूरा करता है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको रिवर्स कर रहे हो तो गाड़ी के पीछे 4 पार्किंग सेंसर हैं, आगे 2 हैं, तो ये आपको डिस्टेंस भी बताता है कि आपका पीछे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, डाउन हिल असिस्ट जो है वो हम इसका देखते हैं कि ऑन करना पड़ेगा। HDC ऑन कर लिया और अब मैंने इसको जाने देना है, ये खुद ही ब्रेक करेगी। ये देखें ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रही है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रही। अगर मैंने इसको ऑन ना किया था तो गाड़ी एकदम स्पीड में जाती है आगे, बट क्योंकि मैंने HDC ऑन किया हुआ है तो ये गाड़ी ने अपनी स्पीड को खुद ही कंट्रोल किया हुआ है, मुझे कहीं उसको नहीं करना पड़ा। मैंने अगेन रेस और ब्रेक दोनों से पैर उठाया हुआ है। और अगेन मतलब एक ये हो गया ड्राइविंग असिस्टेंस में आपके डाउन हिल असिस्ट आ गया, हिल स्टार्ट असिस्ट आ गया, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है जिसमें आप अगेन मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि गाड़ियों का फासला जो है रख सकते हैं। तो ये ड्राइविंग के अंदर इसके आपके जो है ना स्मार्ट फंक्शन आ जाएंगे, जो इसका बेसिकली फ्यूचर सेंस गाड़ी का नाम भी है। तो ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस हैं गाड़ी के, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। सो ये जो इसका फंक्शन है स्टॉप गो का, ये बिल्कुल ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए, सब कुछ। 2 चीज़ों में तंग होता है इंसान। एक तो जब ये स्टार्ट होने के बाद इसका जो गेयर इंगेज होता है ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद गेयर इंगेज होता है तो 1 या 1.5 सेकंड का लैग आता है, तो लोग सब्र नहीं करते। चलें वो तो खैर
टेक्नोलॉजी है, डीसीटी गेयर के अपने फ़ायदे भी हैं और उसके इंगेज होने के तरीके भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें ग्लिच है कि अगर आप ऑडियो प्ले कर रहे हैं और गाड़ी दोबारा जब स्टार्ट होती है तो वो ऑडियो भी एकदम आपको फील होता है कि बंद होकर स्टार्ट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसका ये जो शीशे हैं, आप मास्टर स्विच के, जो अक्सर गाड़ी में होता है कि मास्टर स्विच को बोलते हैं, जो कि आपकी ड्राइविंग साइड पे और बाकी सारे अपने अपने स्विचेस से भी आप गाड़ी को खोल सकते हैं, विंडोज़ डाउन आप कर सकते हैं। इस केस में अगर कोई बच्चा पीछे बैठा है और वो अपने स्विच से कर रहा है और आप यहाँ से कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो मास्टर स्विच को जो है प्रेफरेंस दे, वो काम करना छोड़ देता है। मैंने 1-2 दफ़ा करके देखा है, मेरे बच्चे पीछे बैठे थे तो वो जो छोटी है वो शीशे को ऊपर कर रही थी, मैंने यहाँ से करना शुरू किया तो शीशा बीच में रुक गया। वो पता नहीं क्या है, इसका कोई फंक्शन है कि दोनों अगर करना शुरू कर दें तो वो वहीं पर रुक जाता है। एक चीज़ ये है। तीसरी चीज़, गाड़ी के अंदर अगेन मैंने हमेशा बताता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ियाँ खुद धोता हूँ, तो गाड़ी का जो व्हील है ना, व्हील आर्च है, उसके अंदर पता नहीं 2 कील हैं पीछे वाले, उसमें ना कील टाइप या स्क्रूज हैं, वो पता नहीं बाहर को निकले में पिछले दोनों जो है ना व्हील्स के अंदर। तो अगर आप वो गाड़ी को धो रहे होते हैं तो वो आपका हाथ काट सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं तो गाड़ी में 4 एयर बैग हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से अगर कंपैरेटिव प्रोडक्ट में देखा जाए तो अभी मार्केट के अंदर 6 एयर बैग्स वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बट नॉनदलेस मेरे ख्याल से 4 आर इनफ। और ABS ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स की परफॉर्मेंस हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, 0 to 100 भी करके दिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया गाड़ी काफ़ी क्विक है। सो मैं आपको इसका जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन है वो यूज़ करके दिखाता हूँ। सो अगर मैं लेट्स से इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ 100 की स्पीड के ऊपर, मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ। ये क्रूज़ कंट्रोल लग गया। वो 3 गाड़ियों का उसने कहा कि वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। अब मैंने क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड बढ़ानी है तो ये 5 के उसमें बढ़ रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 100 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया। सो मैंने रेस छोड़ी हुई है, ब्रेक छोड़ी हुई है, गाड़ी अपने आप को 100 पे लेके आएगी। 3 गाड़ियों का मैंने इसको डिस्टेंस दिया है। लेट्स से ये राइट पे गाड़ी जा रही है, मैं अगर ओवरटेक कर रहा हूँ और मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं इसके पीछे चला जाता हूँ, सो ये मुझे बता रही है कि अगली गाड़ी मेरे से कितने मीटर फासले पे है। रेड का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करेगी, वो फासला जो है कम है। अभी 100 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है अगली गाड़ी भी 100 पे जा रही है, इसलिए इसने उस फासले को मेंटेन किया है। और ये ग्रीन रंग की बीच में एक लाइट आ गई है, जिसका मतलब है कि हम दोनों एक ही स्पीड पे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस को भी मेंटेन किए हुए और स्पीड को भी किए हुए। अगर वो गाड़ी ब्रेक करेगी या वो तेज़ हो जाएगी तो ये अपनी 100 मेंटेन रखेगा। अगर वो ब्रेक करेगी तो ऑलरेडी मेंटेन इसको ब्रेक करेगी। अभी वो वाली गाड़ी इसी स्पीड पे जा रही है, इसलिए ये नहीं शो हो रहा। अब मैं ये यहाँ लेफ्ट लेन में आता हूँ, आगे एक डबल कैबन जा रही है जो कि 100 से नीचे है। सो ये गाड़ी करेगी ये कि अभी अब जाएगी, उसके करीब जाना शुरू हो जाएगी। तो जब एक सर्टन डिस्टेंस जो हमने इसको 3 गाड़ियों का दिया, ये देखें साथ ही उसके फासला लिखाना शुरू हो गया कि 91 मीटर, 84 मीटर, और ये अपनी स्पीड इसने 98 कर ली। अब अगर मैं चाहता हूँ ये स्पीड को ऊपर करे तो 2 तरीके हैं, या तो वो गाड़ी तेज़ हो जाए या मैं अपनी लेन चेंज करूँ। मैंने अपनी लेन चेंज की है, मैं राइट पे आया हूँ, वो गाड़ी सामने से हटी है, इसने अपनी स्पीड फिर दोबारा से रीगेन कर ली है। इसी तरह कोई इमरजेंसी में आगे भी मोटरवे पे भी गाड़ी चलेगी, कोई आगे आ जाए तो ये अपनी जो है अपने आप को खुद ही कट करके वापस जो है स्पीड दोबारा रीगेन कर लेती है। अब गाड़ी की फ्यूल एवरेज के ऊपर आ जाते हैं तो एक सबसे पहली बात मैं अभी तक आपको ये बताना भूल गया, तो गाड़ी के अंदर 7 स्पीड DCT जो है ना वो की ट्रांसमिशन मौजूद है, और जिसकी वजह से 7 गेयर्स होने की वजह से मेरा ख्याल है इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो है वो काफ़ी बेहतर है। कंपनी की जो क्लेम है वो तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं शहर में 13 और लॉन्ग पे 16-17 की कोई मैंने सुना था, बट जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें शहर के अंदर अगर मैं इसको बहुत प्यार से चलाऊं तो ये मुझे 11-11.15 तक मैक्सिमम लेके गई है, उससे ऊपर लेके नहीं गई। नॉर्मल ड्राइविंग में जब आप रश आवर्स हैं, दफ्तर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी गाड़ी को खींच रहे हैं, कभी प्यार से चला रहे हैं, तो कंबाइंड एवरेज शहर के अंदर मुझे 10 की मिली है। बहुत प्यार से चलाऊँ, जिस दिन मैंने फैसला किया हो कि मैंने गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज लेनी है तो 11-11.15 से ऊपर नहीं गई। लॉन्ग के ऊपर अगर मैं इसको अगेन अडेप्टिव क्रूज़ लगा के 120-22 की स्पीड पे चलाऊँ तो मैं लाहौर से लेके बेहरा तक तकरीबन 200-250 किलोमीटर बनता है, उस पर मैंने 15 की एवरेज भी ली है। और अगर मैं 125-129 ऑल्टर करता रहा हूँ, शॉर्ट रेंज पे भी चलाऊँ तो 14-13.5 की एवरेज भी ली है। सो शहर के अंदर आप कह सकते हैं कि 10 से 11.25, और लॉन्ग के ऊपर आप 13 से 14.5, बहुत होगा तो 14.75 की एवरेज मैं मैक्सिमम इस गाड़ी के साथ ले सकूँ।
जो कि मेरे ख्याल से अगर कंपेयर करें तो कंपैरेटिव प्रोडक्ट से या जो और क्रॉसओवर मार्केट में गाड़ियाँ हैं उनसे एटलीस्ट 20% बेहतर है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से गाड़ी में काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो उसके मुझे थोड़े बहुत ग्लिचेस लगे मैंने आपको वो भी बताए हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एडिशन टू पाकिस्तानी मार्केट, जहाँ पे हमेशा मैं कहता हूँ इट्स रेनिंग एसयूवीज इन मार्केट, बट उसमें चूज़ करना कि कौन सी गाड़ी लेनी है लोगों को बड़े मसाइल होते हैं। और एक मिथ थी हमारी मार्केट के अंदर कि जी बिल्कुल जापानी गाड़ी बिकेगी, कोरियन नहीं बिकेगी। हमारे यहाँ पे कोरियन प्लेयर्स आए, उन्होंने ये बात गलत साबित की। फिर बात आई, लोगों ने कहा जी कोरियन तो बिक जाएगी, चाइनीज़ नहीं बिकेगी, चाइनीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है मेरा ख्याल है जो लोगों की इस मिथ को गलत प्रूव करती है। वैसे अगर देखना है तो पाकिस्तान की मार्केट में कई ऐसी जापानी गाड़ियाँ भी हैं, यानी जापानीज मैन्युफैक्चर की हैं जो नहीं चली, कई ऐसी कोरियन की हैं जो नहीं चली, और चाइनीज़ की भी हैं वो भी नहीं चली, और कई ऐसी हैं जो चल भी रही हैं। तो जनरलाइज करना मेरा ख्याल गलत होगा कि हम कर दें कि जी जापानीज़ अच्छा चलते हैं या कोरियन अच्छी चलती है या चाइनीज़ चलती है। हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट जो है ना उसके अंदर जान होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ग्रुप जो है उस पर जान होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका जो है मास्टर मोटर का जेवी है चंगान के साथ, और वो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। जेवी का डिफरेंस ये होता है कि कंपनी के जब अपने स्टेक होते हैं ना, तो वो कंपनी उसकी जो R&D होती है या प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी होती है या प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होती है वो आपको बता देती है कि किसकी स्किन बिजनेस के अंदर कितनी है। तो ओशान X7 मेरा ख्याल है, अगर आपको याद हो, जब ये पाकिस्तान में अनवेल की गई थी और इसका फर्स्ट लुक था, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबली जो है ना इसका लॉन्च किया गया था, और पाकिस्तान में भी ये तभी आई थी जब ग्लोबल लॉन्च था। तो ओशान X7 आपको याद होगा, जब इसका फर्स्ट लुक रिव्यू हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका लॉन्च पाकिस्तान में ग्लोबल लॉन्च के साथ किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दूसरी खुशाइन बात यह है जेवी होने का फ़ायदा ये है कि राइट हैंड मार्केट दुनिया में चंगान की जब भी गाड़ी जाएगी तो वो पाकिस्तान से बन के जाएगी। और ओशान X7 जो है इसका एक यूनिट उन्होंने भी ऑलरेडी जो है बेसिकली एक सिग्नलिंग ही थी, लेकिन अभी उन्होंने बना के एक्सपोर्ट भी किया है, जो कि मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म होता है ना कंपनी का पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर, उसके बारे में बताती है या वो कितने सीरियस हैं ये बात बताती है। जब हम रिव्यू करते हैं तब प्राइस कुछ और होती है, और पाकिस्तान में प्राइसेस जितनी स्पीड में चेंज होती हैं तो बाद में जो है ना वो रेलिवेंट इस लिहाज से नहीं रहता। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रिव्यू तो लाइफ टाइम रहता है। तो आपने जब भी ये रिव्यू देखना है, आपने उस दिन की प्राइस अगर देखनी है तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, वहाँ पे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना दिया है। जिस दिन आप ये रिव्यू देख रहे होंगे उस दिन आपने जाके न्यू कार सेक्शन में जाके ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर पे इस गाड़ी को आपने देख लेना है कि आपके शहर में ये आपको कितने की पड़ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको अपनी स्पेसिफिक सिटी में रजिस्ट्रेशन के साथ भी जो है कैलकुलेटर आपको कॉस्ट बता देगा। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी, अनवील की गई थी फरवरी में इस साल, तो इसकी प्राइस जो है इस वेरिएंट की जो फ्यूचर सेंस है वो 59,50,000 थी। और उस लिहाज से तो मुझे ये लगता था, मुझे जब लोगों ने पूछा तो मैंने कहा यार ये कमाल प्राइसिंग होगी, फ़ौरन ले लो। बट जैसे पहले भी होता आया है और इस दफ़ा भी यही हुआ कि हमारा जो रुपये है वो इतना डिवैल्यू होता जाता है कि आज जिस दिन मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ इस टाइम पे इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 64 लाख रुपीज़ है। आपको शोरूम से गाड़ी जो लेके आनी है, जिसकी पे ऑर्डर आपने बनाना है, वो 64 लाख रुपीज़ का है। 6350 गाड़ी है, 50,000 टैक्स है फाइलर का, तो फाइलर के लिए 64 लाख रुपीज़ की है, पहले 5950 की थी। जब ये रिव्यू लाइव जाएगा उस टाइम पे कितने की होगी मुझे नहीं पता। दूसरा जो इसका वेरिएंट है कंफर्ट, वो इससे 3 लाख सस्ता है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जी वो 7 सीटर होकर सस्ता क्यों है, ये 5 सीटर होकर महंगा क्यों है। ऑप्शंस का फ़र्क है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में सर्विस नेटवर्क का मैंने लास्ट टाइम मुझे याद है एल्फिन के बारे में बताया था, तो सर्विस नेटवर्क तो इनका अब काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी का जो पाकिस्तानी मार्केट में फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, गिवन दैट ये अपनी डिलीवरी जो है वो टाइम पे दें। अब हम आपको 0 to 100 चेक करके दिखाते हैं। एक और फंक्शन जो है बड़ा मज़े का, ये मुझे एकदम याद आ गया, इंस्टाग्राम पे किसी ने सवाल पूछा था। तो जब आप ये सिग्नल पे खड़े हैं या कभी आप टर्न करते हैं, जहाँ भी सिग्नल पे खड़ा ज़रूरी नहीं, जब आप टर्न करते हैं इंडिकेटर देते हैं तो आपका कैमरा जो है लिंक हुआ हुआ है, जो आपको ये साइड दिखाता है गाड़ी की, जो कि बड़ा यूजेबल फंक्शन है एट टाइम्स। तो ये था आज का एक्सपर्ट रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले मैंने आपसे शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।